खबर में आगे बढ़ेंगे। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप उर्फ अर्श डाला के 2 शूटर्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अरेस्ट कर लिया है। गिरफ्तारी की कार्रवाई पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर के बाद हुई है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी पंजाब के एक केस में पेरोल जंप करने के बाद फरार चल रहे थे। इस दौरान दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हो गया। एनकाउंटर के दौरान एक शूटर के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पंजाबी सिंगर पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे। अजय चौहान ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये एनकाउंटर कब हुआ, क्या कुछ जानकारी इससे जुड़ी हुई आपके पास? बता दें, जिस समय रात दिल्ली में लोग सो गए थे उस समय आधी रात के आसपास इस समय बताया जा रहा है कि जिस समय स्पेशल सेल ने इनको घेरा था, चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था, लेकिन स्पेशल सेल को सूचना मिली कि कुछ आतंकवादी जो अर्श डल्ला के जो गैंग के लोग हैं यहाँ पर छिपे हुए हैं, यानी कि मयूर विहार फ्लाईओवर जो बन पे है उस पर इनको रोकने की कोशिश की। वहाँ बैरिकेड हमेशा उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बैरिकेड लगे होते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ियों की इनको यकीन हुआ, कुछ महसूस हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गाड़ियां रोकी गई, लेकिन उन्होंने गाड़ी रोकने के बजाय भगाने की कोशिश की। उसी दौरान पुलिस ने तुरंत इनका पीछा किया। पीछा करने के बाद जब आगे कुछ कदम आगे पहुंचे तो आज पर गाड़ी इनकी फिसली थी। उसके बाद गोलीबाजी की गई। इन्होंने जब पुलिस ने कार्रवाई की तो उन्होंने तुरंत गोलीबाजी की। यानी कहीं न कहीं जो एक डला अर्ज का जो आतंकवादी था, जो पता उसके एक पैर में गोली लगी है, जिसमें दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक को अस्पताल ले गया। बाकी जो सिलसिला अब पुलिस जो है इसकी पूरी जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है कि आखिर मामला क्या था। लेकिन बता दें कि खुलासे में एक चीज और सामने आई है कि दिल्ली के कई ऐसे वीआईपी लोग थे जो इनके निशाने पर थे, यानी कि पंजाबी बाग के भी कुछ ऐसे लोग थे जो इनके निशाने पर थे, जो अभी कनाडा से लोगों को इनका आगे दिया जा रहा था और कनाडा से वो लोग आने वाले थे। तो उससे पहले ही ये जो अग्रव्यवस्था बनाई जा रही थी, ये अपना जो रैगिंग करी जा रही थी उसको लेकर पूरी जानकारी दिल्ली से कनाडा जा रहे थे। लेकिन इसी बीच पुलिस को सूचना मिली कि कुछ गतिविधि होने वाली है और कई जगह इस तरीके से बैरिकेड लगाए गए थे। तो ये शक था कि कहीं न कहीं हो सकता है कि मयूर विहार या पंजाबी बाग जैसे एरिया में कुछ लोग हों। लेकिन जब रात समय ये गाड़ियां निकल रही थी, कई बाइकों को रोका गया, लेकिन जब इनकी गाड़ी रोकी गई तो इन्होंने गाड़ी ना रोकने के बजाय उसकी स्पीड जो थी तेज थी। लेकिन उस वक्त पुलिस को शक हुआ, जब उनका पीछा किया तो गोलीबाजी की गई। तो दिल्ली पुलिस से भी गोली की गई, जिसके एक ही टाइम में गोली लगी और बाइक गिर गई। ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने के लिए जा रहे थे, पंजाबी सिंगर की हत्या करना चाह रहे थे क्या अजय? बिल्कुल, देखिए बताया कि जिस तरह से अभी पुलिस का जब बयान है, पुलिस से पूछताछ की है, जो सामने आ रहा है कुछ वीआईपी लोग थे और एक पंजाबी सिंगर भी इनके निशाने पर था, जो कि तैयारियां चल रही थी। तो उसी दौरान तो पुलिस को शक हुआ था कि चूंकि इनपुट कई दिन पहले भी इसका मिल चुका था, लेकिन पुलिस छानबीन करी दिल्ली में कहाँ पर कैसा है। लेकिन जब स्पेशल सेल ने इसको संज्ञान लिया, लगातार पुलिस बैरिकेड के दिल्ली के अभी करीब 4-5 दिन से पहले जगह जगह बैरिकेड लगाए गए थे, ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि सामने आए तो उसकी पूरी जांच पड़ताल की जाए, जांच की जाए। हर गाड़ी दिल्ली में चेकिंग में की जा रही थी, बाइकों को भी पहचान की जा रही थी कौन सी गाड़ी कहाँ की है, उसी हिसाब से। तो देखिए दिल्ली पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है इस तरह से, क्योंकि जो आतंकवादी खालिस्तानी संगठन से ये बताया जा रहे हैं, और इस समय भारत का संगठन जो खालिस्तानी है वो काफी चढ़ बढ़कर आतंकवादी के मुद्दों को लेकर चलती है। जगह जगह ऐसे अफवाह फैलाई जा रही है कि ताकि हिंदुस्तान में कोई गड़बड़ी किया है, लेकिन उससे पहले इनको रोक लिया गया। अब देखना यह होगा कि आगे जो इनपुट है वो क्या है और इनसे क्या खुलासा होगा कि किस चीज की हत्या करना चाहते हैं और कौन कौन इनके निशाने पर थे। तो ये थे कितने लोग, जिनमें से 2 पकड़े गए? क्या इनके साथ और भी साथी मौजूद थे जो फरार निकले? देखिए अभी इन्हीं 2 का सामनामा है, दोनों को ही गिरफ्तार किया क्योंकि ये बाइक पर थे। अब पुलिस पूछताछ कर रही है इनके साथ में और कितने लोग, तो ये कहाँ ठहरे हुए थे और किसके मकान या होटल में ठहरे, तो अभी इसकी जांच चल रही है। हो सकता है कि क्योंकि 2 लोगों के अलावा और भी हो, क्योंकि पंजाबी बाग का भी इसमें नाम आ रहा है, तो हो सकता है वहां पर भी इनपुट कुछ मिले पुलिस को। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, सुरंग में रेस्क्यू का 16वां दिन आज है। सुरंग में अब तक 31 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग हो चुकी है। सुरंग के ऊपर पहाड़ी से वर्टिकल ड्रिलिंग हुई है और मशीन के फंसे ब्लेड निकालने गए सेना की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग अब होगी। तो वर्टिकल ड्रिलिंग का काम पूरा होने वाला है और इसके लिए 4 दिन का वक्त और लग सकता है, यानी कि 20 मीटर तक कार्य तो हो चुका है। उसके बाद आगे का
कार्य क्या होगा। 4 दिन का और समय कहा यह जा रहा है कि लगेगा और सेना की मदद से मैनुअल ड्रिलिंग भी होगी। इसके बाद हमने भी सुना था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि पहले जो ब्लेड है ऑगर मशीन की, पहले उनको निकाली जाएगा, उसको साफ किया जाएगा, उसके बाद से उसी क्षेत्र से मैनुअल ड्रिलिंग का काम किया जाएगा। तो सुरंग के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग का कार्य किया जा रहा है और इसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग भी की जाएगी, ऐसा संभव है। तो महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 46 मजदूरों को बचाने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। वहीं इसकी जानकारी सीएम ने दी है। सीएम ने बताया है कि पीएम मोदी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। जल्द से जल्द रेस्क्यू के लिए उन्होंने सभी विभागों को इस पर लगाकर रखा है। सेना के जवान भी इस रेस्क्यू में जुड़ चुके हैं ताकि जल्द से जल्द मजदूरों का रेस्क्यू हो सके। देखिए, काफी प्रयास सभी ने किया है। इसमें हमारे जो कटर हैं, काटने वाले हैं, उन्होंने आगर मशीन काट के पूरी निकाल ली है। आगे का कुछ पाइप का हिस्सा भी टेढ़ा हुआ है, वो भी नुकसान हुआ है, उसको भी काट के बाहर निकालेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग का काम और पुशिंग का काम शुरू होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी ये काम पूरा होगा। नहीं, देखिए, वो टनकपुर चंपावत के हमारे समीक भाई वो अंदर हैं, तो उनके परिजनों से मैं मिलने गया था। मैंने उनको आश्वस्त किया है कि पूरा हर प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सभी एजेंसियां काम कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार इनके बारे में जानकारी भी कर रहे हैं। जरूरी जो काम होने हैं उनके लिए भी लोगों को उन्होंने सबको लगाया है। पूरे देश की एजेंसियां लगी हैं, विदेशों के लोग भी लगे हैं। जल्दी से जल्दी ये काम होगा, यही आश्वस्त किया है सबको। सभी का एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना के लोग, वायुसेना के लोग, थल सेना के लोग, सारे लोगों की, सभी की जो है इसमें सभी का सहयोग है। सभी अपना योगदान कर रहे हैं। वहीं अभी तक क्या क्या हुआ है और क्या क्या बीता है अभी तक, ग्राफिक के माध्यम से अब आपको बता देते हैं। तो 12 नवंबर से इसकी शुरुआत हुई। 12 नवंबर को सभी मजदूर जो है वो टनल के अंदर फंसे। फिर 13 तारीख को उनको फूड भेजा गया, ऑक्सीजन की सप्लाई की, ताकि उनको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। और खाने पीने का भी उनका ख्याल रखा जा रहा है। ड्राई फ्रूट से लेके मेवे, खिचड़ी, हर चीज उनको पहुंचाई जा रही है ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन 14 तारीख को मलबा गिरने से दिक्कत आ गई। रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है ये दिक्कत उत्पन्न की इस मलबा ने, और 15 तारीख को और मलबा गिरा, जिसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन को थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा। ऑगर मशीन की सहायता लेनी पड़ी। 16 नवंबर को कर्मचारियों से, यानी कि जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं उनसे, उनके परिवारजनों ने बातचीत की और ढांढस बंधाया। 17 तारीख की बात कर लेते हैं, जहां 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। उनको दवाई भी पहुंचाई गई और लगातार उनका ख्याल रखा जा रहा है। अपडेट उनसे अंदर से ली जा रही है। उसके बाद इंदौर से मशीन मंगाई गई। एक बैकअप के लिए पहले से ऑगर मशीन मौजूद थी। एक बैकअप के लिए इंदौर से मशीन मंगाई गई और उस मशीन की सहायता से ही लगातार कार्य चल रहा था। लेकिन ऑगर मशीन टूट गई, इसलिए अब मैनुअली काम होगा। 20 नवंबर की बात करेंगे। 80 मीटर की ऊंचाई से वर्टिकल होल की शुरुआत की गई और लगातार वो प्रयास अभी भी जारी है। कहा जा रहा है 20 मीटर तक खुदाई हो चुकी है। 21 तारीख को मजदूरों का पहला वीडियो आया अंदर का, जब मजदूर सुरक्षित नजर आए। और 22 तारीख की बात करेंगे, 45 मीटर तक पाइप अंदर पहुंचा था, लेकिन ऑगर मशीन चूंकि टूट गई और इसीलिए ऑगर मशीन में खराबी आने के चलते जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको रोकना पड़ा और अब प्लान बी के तहत कार्य किया जाएगा। 24 तारीख को रेस्क्यू टीम मजदूरों के काफी करीब पहुंची। 9 से 12 मीटर की दूरी महज जो वो रह गई है। बात 25 की भी करेंगे तो 25 नवंबर को मशीन करीब पहुंचने के बाद फंस गई और रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आई। आगे का कार्य मैनुअली होगा। अभी केंतुरा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभी जो ब्लेड के टुकड़े थे उसको तो निकाल लिया गया है पूरी तरीके से, अब मैनुअली वर्क शुरू होगा। कितना और वक्त लगेगा, क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर आपके पास? बिल्कुल, सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जो रेस्क्यू अभियान का 16 दिन है, उस रेस्क्यू अभियान में 16 दिन से आज मैनुअली काम यहाँ पर शुरू होगा। सबसे बड़ी बात है कि जो ऑगर मशीन के जो ब्लेड क्षतिग्रस्त हो चुके थे टनल के भीतर, उन सभी को प्लाज्मा कटर से काटने का काम पूरा हो चुका है। रात में ही उन सभी ब्लेड को यहाँ पर निकाल लिया गया था और अभी आप ये कह सकते हैं कि मैनुअली काम यहाँ पर शुरू हो चुका है।
दोनों तरीके से ये यहाँ पर काम हो रहा है। टनल्स के भीतर जो 800 mm व्यास के जो ह्यूम पाइप डाले गए थे, उसके अंदर मैनुअल तरीके से काम हो रहा है। उसके लिए जो विशेषज्ञ दस्ता यहाँ पर बुलाया गया है, जो इस समय कह सकता है कि आर्मी की जो मद्रास रेजिमेंट जो होती है कंपनी जो है, उसकी निगरानी में ये यहाँ पर रेस्क्यू अभियान मैनुअली टनल्स के भीतर चलाया जा रहा है। टनल्स के ठीक ऊपर से जो वर्टिकल ड्रिलिंग है वो भी कल ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें अभी तक 29 मीटर की खुदाई की जा चुकी है। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो दूसरे विकल्प भी है, उन विकल्पों पर भी यहाँ पर रेस्क्यू एजेंसियां काम कर रही है। मैं अभी ये कह सकता हूँ कि जो ये सिलकारा टनल्स है, सिलकारा टनल्स के दूसरे छोर पर मौजूद हूँ। दूसरा छोर जो बड़कोट की दिशा में बड़कोट की तरफ निकलता है, उस वहां पर मौजूद और मेरे पीछे ये वो सुरंग का दूसरा छिरा है, जिस पर 400 मीटर से ज्यादा का काम यहाँ पर होना था, यानी 480 मीटर का लगभग पैच अंदर खुदाई का बचा हुआ था, जिसको लेकर खुदाई जारी थी। और अब ये कह सकते हैं कि जब रेस्क्यू अभियान यहाँ पर चल रहा, तो इस रेस्क्यू अभियान में ही इस टनल के दूसरे सिरे से भी यहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। तो अभी ये वो बड़कोट वाला रास्ता है? जी बिल्कुल, ये बड़कोट वाला रास्ता है, जो बड़कोट से 5 किलोमीटर पहले ये सुरंग यहाँ पर खुलती है। जो ये ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत ये सिलकारा टनल्स यहाँ पर बन रही थी। दोनों धामों, गंगोत्री धाम और यमुनोत्री धाम को जो जोड़ने वाला जो 4 धाम ऐसा मार्ग है, उस पर ही ये टनल यहाँ पर बन रही थी। इस टनल के बनने से लगभग 27 किलोमीटर की दूरी यहाँ पर कम होती, यानी जो सबसे बड़ी बात है कि जो 50 मीटर का सफर श्रद्धालु या सैलानी यहाँ पर राड़ी टॉप से किया तो करते थे। ये जो होल दिख रहा है तस्वीरों में आप दिखा रहे हैं इस टैंकर के पास, क्या यहीं से खुदाई हो रही है? बिल्कुल, इसी के अंदर से TSDC और ONGC दोनों कंपनी यहाँ पर रेस्क्यू अभियान को इस समय चलाए हुए हैं। और लगभग 10 मीटर की खुदाई उनकी तरफ से अब तक रेस्क्यू अभियान चलाए जाने के बाद से यहाँ पर की जा चुकी है। यहाँ से सिलकारा के भीतर का जो मार्ग था, यानी दोनों दिशाओं से जो खुदाई का काम टनल्स में किया जाना था, सिलकारा की तरफ से लगभग 2300 मीटर की खुदाई वहां पर होनी थी, और यहाँ से बड़कोट की तरफ से 1700 मीटर की खुदाई होनी थी, जो लगभग 4.5 किलोमीटर की सुरंग है। उस सुरंग में अलग अलग काम को यहाँ पर बांटा गया था। और यहाँ से अभी भी ये कह सकते हैं कि लगभग 400 मीटर से ज्यादा का पैच अंदर टनल्स के भीतर खुदाई के लिए किया जाना बाकी है। उस पर धीरे धीरे आगे बढ़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि चारों तरफ से इस समय टनल्स के रेस्क्यू अभियान के लिए यहाँ पर एजेंसियां जुटी हुई है। कोशिश की जा रही है कि जो श्रमिक अंदर फंसे, उन्हें जिस माध्यम से आसान तरीका हो वहां से उनको सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। जी, जिस तरीके से पहले शोर में वो एक्टिविटी और वो हलचल नजर आ रही है, और जिस जगह आप मौजूद है अभी, वहां पे वो हलचल क्यों नहीं दिखाई दे रही? यहाँ पे मशीनें नहीं नजर आ रही है, तो क्या संभव है इस साइड से भी काम किया जा रहा है और जल्द से जल्द पूरा होगा? बिल्कुल है, यहाँ से भी इस टनल्स के इस सिरे से भी, यानी जो टनल्स का दूसरा सिरा है, यहाँ से भी रेस्क्यू अभियान का काम जारी है। TSDC और ONGC दोनों कंपनियों को यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान के काम की जिम्मेदारी यहाँ पर सौंपी गई है। NHIDCL के तहत इस टनल का निर्माण यहाँ पर हो रहा था। ये कंपनी यहाँ पर अपना इस टनल का निर्माण यहाँ पर कर रही थी, लेकिन जब ये श्रमिक टनल्स के भीतर फंसे थे तो रेस्क्यू एजेंसियों की तरफ से विशेषज्ञों को इस रेस्क्यू अभियान का जिम्मा यहाँ पर सौंपा गया था। और टनल्स के भीतर अभी ये कह सकते हैं कि TSDC और ONGC की दोनों ही यहाँ पर इस रेस्क्यू अभियान को करा रहे हैं। लेकिन जो हालात है टनल्स के भीतर, उसमें कह सकते हैं कि टनल्स के भीतर यहाँ से उस सिलकारा टनल तक का जो हिस्सा है, यानी जो खुदाई की सुरंग के भीतर जो खुदाई की जानी बाकी थी, वो 400 मीटर से ज्यादा का लगभग अभी हिस्सा बाकी है। धीरे धीरे उस पर एक छोटे होल बनाने का काम TSDC और ONGC की तरफ से यहाँ पे किया जा रहा है, जिस पर 10 मीटर की सफलता अब तक प्राप्त हुई है। ये काम भी अगर रेस्क्यू अभियान को ज्यादा समय यहाँ पर लगता है, तो इस वैकल्पिक मार्ग को भी यहाँ पर खोलने का काम यहाँ पर किया जा रहा है टनल्स के भीतर, उसकी भी खुदाई जारी है। और बहुत जरूरी भी अब है कि प्लान अगर ए फेल हो जाता है तो प्लान बी के तहत जो है कार्य किया जाए, इसलिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।
और आज कार्तिक महीने की पूर्णिमा है। इस मौके पर देश भर के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में गंगा घाट पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हम आपको अब 3 तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे किस तरीके से आस्था की डुबकी लगाई जा रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर हरिद्वार की है, दूसरी तस्वीर हापुड़ की है और तीसरी तस्वीर वाराणसी की है, जहां लोग इस मौके पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा का अवसर है आज और ऐसे में गंगा घाटों पर भक्तों का तांता लगा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ओडिशा के कटक के धबलेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारे यहां धबलेश्वर बाबा लोगों की श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। लोग आते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास अपना समर्पण छोड़कर जाते हैं। हमें भी आज ऐसा ही सौभाग्य मिला। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पे हमारे उड़ीसा की अत्यंत श्रद्धा और विश्वास के पीठ तीर्थ क्षेत्र बाबा धबलेश्वर जी का दर्शन करने का हमें सौभाग्य मिला। धबलेश्वर बाबा हमारे इस इलाके में लोगों की आस्था, लोगों के विश्वास के प्रतीक है। सदियों से यहाँ नागरिक आते हैं, लोग आते हैं, अपना मन्नत मांगते हैं और बाबा के पास समर्पण देके जाते हैं। हमें वो आज सौभाग्य मिला। मैं बाबा को मांगा हमारी देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत बनने की ओर और तेजी से बढ़े, मेरे राज्य उड़ीसा और तेजी से विकसित हो और भारत की उस सामग्रिक विकास में हमारे भी छोटे योगदान रहे। यही बाबा को मैंने आज प्रार्थना करके आया हूँ। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र 28 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसको लेकर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान नए नियमों के बारे में उन्होंने बताया, साथ ही सभी विधायकों के नए नियमों के प्लान की पालन की अपील की है और नए नियमों के साथ शुरू होने वाला है 28 नवंबर से शीतकालीन सत्र। विधानसभा सत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने नए नियम बनाए हैं और उन नए नियमों के तहत हम सब विधानसभा में कार्रवाई में हिस्सा लेंगे और सभी सदस्यों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि नई नियमावली के अनुसार माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देशों के अनुरूप हम सब काम करेंगे। देखिए, चुनाव अंतिम प्रहर में है और भारतीय जनता पार्टी ने सब जगह अच्छा प्रदर्शन किया है। हम प्रचंड बहुमत के साथ पुनः जीत रहे हैं और जहां विपक्ष की सरकार है वहां भी हम प्रचंड बहुमत के साथ आ रहे हैं। आप वेट करिए, ये इल्जाम का दौर चुनाव में चलता है, लेकिन बीजेपी ने दक्षिण के राज्यों में अच्छा प्रदर्शन। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।